जय मोरल दोस्तों, मोरल परिवार के सभी सदस्यों को अरुण मेहता का नमस्कार। सम्मान के साथ और मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के इस स्लोगन के साथ, इस नारे के साथ कि मोरल जगाना है, भारत बनाना है, के साथ हम आपको आपकी उस श्रृंखला में ले जाना चाहते हैं जो कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की श्रृंखला है। आप जैसा कि जानते हैं कि आपकी कंपनी में अनेकों अद्वितीय अद्भुत हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमें उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेने के पहले ये जानने की आवश्यकता है कि जैसा कि हम देखते हैं कि आज पूरे विश्व में लोगों का ध्यान स्वास्थ्य की तरफ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बुरी तरह से आकर्षित हो रहा है। ये बड़ी अच्छी साइन है कि हमारे देश के भी लोग जिधर भी, चाहे वो टीनेजर्स हों, चाहे ओल्ड एज के हों, चाहे एडल्ट हों, चाहे स्पोर्ट्स के लोग हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के लोग हों, अपने स्वास्थ्य को सुंदर बनाने के लिए काफ़ी झुकाव रखते हैं और अनेकों तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर अच्छा स्वास्थ्य कहते किसे हैं, जिसे हम गुड हेल्थ कहते हैं। आखिर गुड हेल्थ है क्या? दोस्तों, WHO की मान्यता या WHO के परिभाषा के अनुसार जो WHO समझती है कि एक अच्छा व्यक्ति जो स्वस्थ है उसमें क्या क्या होते हैं, गुण होते हैं। एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति के लिए कुछ मानक हैं जो कि WHO ने स्टैंडर्ड निर्धारित किया है, जैसे कि जो व्यक्ति निरोग हो, जिसमें किसी तरह का रोग ना हो, जिस व्यक्ति के सारे तंत्र, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो यानी तंत्रिका तंत्र, चाहे रक्त संचालन तंत्र, सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन संतुलन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, यूरिनरी सिस्टम, मूत्र नलिका तंत्र, ये सारे तंत्र जब सुचारू रूप से किसी व्यक्ति के चलते हों तो वो व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, उसे सही भूख लगती हो, उसे सही नींद आती हो, उसकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो, तो ये भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी मानी जाती है। और एक और बात कि जब व्यक्ति के शरीर का चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्रिया काफ़ी स्वस्थ और सुचारू रूप से चल रही हो तो ऐसे व्यक्ति स्वस्थ माने जाते हैं। तो ये तो हुई शारीरिक स्वास्थ्य की बात। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा WHO इस बात को भी मानती है कि कोई व्यक्ति जब सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जब सक्षम हो तो उसे हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं, है ना? अब अगर हम इस बात पर गौर करें तो आखिर स्वस्थ व्यक्ति को किन चीजों की आवश्यकता होती है? आखिर चाहे लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी हर्बल प्रोडक्ट्स ले रहे हों या एलोपैथ के प्रोडक्ट्स ले रहे हों या किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को ले रहे हों, तो किस चीज़ के लिए? अगर रोग ग्रसित है, रोग दूर करने के लिए। अगर रोग नहीं है तो नहीं चाहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का रोग हो और वो स्वस्थ दिखें। और इसके लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो है विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो उसे इन तीन चीज़ों की आवश्यकता यानी नियमित रूप से होती है। आज कई प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका जैसे अत्यंत विकसित देश में भी जो मैक्सिमम परसेंटेज है लोगों की, पॉपुलेशन की, वो न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट लेती है। वहां इसे दवा के तौर पे नहीं लिया जाता है, जबकि हमारे देश में ज्यादातर, अधिकतर लोग इसे दवा के तौर पे लेते हैं। नहीं, ये आवश्यकता है, ये जरूरत है। हमें प्रकृति ने भोजन के रूप में भी इसे दिया है, लेकिन हम उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं के जिम्मेदार हम ही हैं। ये दवा नहीं है, ये हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता है यानी विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये जो विटामिन्स है, हमारे शरीर में कितने प्रकार के विटामिन्स की आवश्यकता होती है? दोस्तों, 13 प्रकार के विटामिन्स और 16 प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता होती है। और हमें किसी न किसी रूप में, चाहे भोजन के रूप में या दवा के रूप में या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में, इसे लेना पड़ता है।
और लेना चाहिए, ये ज़रूरत है शरीर की। और अगर हम ये लेंगे तो हम मानसिक रूप से भी सक्षम रहेंगे, और जब मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम होंगे तो हम सामाजिक रूप से भी स्वीकार्य होंगे और हमें सफलता मिलेगी। अब जहां तक विटामिन की बात है, आखिर विटामिन और मिनरल में फर्क क्या है? देखिए, विटामिन जो होता है उसे आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक। ये कार्बनिक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। जबकि मिनरल्स जिन्हें हम खनिज कहते हैं, ये खनिज लवण जो मिनरल सॉल्ट्स हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं यानी कार्बनिक होते हैं। ठीक है। अब अगर ये आता कहां से? जो सी विटामिन हमने बताया कि ये विटामिन और मिनरल्स दोनों हम भोजन के सोर्स से लेते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति समुचित मात्रा में ये दोनों चीजें नहीं ले पाते। मान लीजिए कि अगर हम विटामिन लेते हैं तो विटामिन का सोर्स कहां से आता है? विटामिन के सोर्स हमें पौधे से मिलते हैं। हम जो सब्जियां खाते हैं, फूल खाते हैं, फल खाते हैं, यहां से हमें विटामिन मिलता है। हमें एनिमल्स, अगर लोग नॉन वेज हैं, अगर वो मांसाहारी हैं, इस तरह के अगर एनिमल फूड खाते हैं तो वहां से भी उन्हें विटामिन की प्राप्ति होती है। जहां तक मिनरल्स की बात है तो मिनरल्स हमें मिलता है वाटर से यानी जल के स्रोत के द्वारा या मिट्टी के स्रोत के द्वारा। बहुत सारे ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो कि हम मिट्टी में उपजते हैं। इस तरह से देखेंगे कि ये इनके सोर्स है। अब दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक आहार। अब ये जो दो तरह के पोषक तत्व हैं, इनका वर्गीकरण किया जाए तो दो प्रकार के हैं। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता ज्यादा अधिक मात्रा में शरीर को होती है, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता शरीर को कम मात्रा में होती है। यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत कम मात्रा में हमें लेनी चाहिए, जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हमारे शरीर को काफी अधिक होती है। क्योंकि हमें फैट की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है और शरीर को एनर्जी की जरूरत है। तो इन सब चीजों को लेने से जब हमारे शरीर की सिस्टम्स और मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय क्रिया स्वस्थ रहेगी तो हमें एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी और स्टेमिना आवश्यक है। ठीक है ना। अब हम आएंगे कि आखिर विटामिन के दूसरे वर्गीकरण क्या है, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं। दोस्तों, विटामिन दो प्रकार का वर्गीकरण किया गया है विटामिन का। एक फैट सॉल्युबल है, एक वाटर सॉल्युबल है। पहले हम आते हैं फैट सॉल्युबल्स पर। फैट जिसको वसा कहते हैं, सॉल्युबल मतलब घुलनशील। जो विटामिन फैट में यानी वसा में घुल जाते हैं, वैसे विटामिन को फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे क्या क्या फैट विटामिन? विटामिन ए फैट सॉल्युबल है, विटामिन डी वसा में घुलनशील है, विटामिन ई फैट सॉल्युबल है, और विटामिन के ये भी फैट सॉल्युबल है। ये सारे जो विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं ये भी बड़े आवश्यक हैं। जैसे विटामिन ए अगर आप लेते हैं तो आपके या हमारे आंखों को स्वस्थ रखने के लिए बड़ा ही आवश्यक है। और हर विटामिन की एक निर्धारित डोज रेकमेंड की गई है। जैसे फॉर उदाहरण के लिए हम लेते हैं विटामिन ए की डेली की जो निर्धारित डोज है वो 300 माइक्रोग्राम होती है। अगर हम विटामिन डी को लेते हैं, आप सब जानते हैं कि विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर उसकी विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है। विटामिन ई को इस्तेमाल करने से आप सब जानते हैं कि स्किन काफ़ी ग्लेज रहता है, स्किन सॉफ्ट होती है, कॉस्मेटिक्स में भी इसका प्रयोग होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि विटामिन ई का उपयोग करने से जो लाल रक्तकण यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी हमारे शरीर में है वो टूटता नहीं है, रप्चर नहीं होता है। और साथ में विटामिन ए एक बहुत ही मजबूत एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। अगर हम विटामिन के को आते हैं तो विटामिन के का उपयोग जब बहुत अधिक रक्त स्राव होने लगे उस समय डॉक्टर्स करते हैं। ठीक है। अब आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की ओर। वो कौन से विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील है? तो उसमें आता है विटामिन सी। विटामिन सी भी दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का प्रभाव विटामिन सी से होता है। विटामिन सी को सर्दियों में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा विटामिन सी दांत के लिए, बोन के लिए,
आपके शरीर के रक्त नलिकाओं के लिए, के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता है। अगर हम आते हैं कि और दूसरे कौन से विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सब नाम इसका जानते हैं, विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से इसे हम जानते हैं। जिस बी कॉम्प्लेक्स कितने तरह के विटामिन बी का समूह है? 8 तरह के विटामिन बी का समूह है। विटामिन B1 जिसे हम थायमिन कहते हैं, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, ये सारे विटामिन 8 तरह के विटामिन का समूह है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 13 प्रकार के विटामिन और 16 प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, और ये मिल रही है हमें, प्रकृति ने भी दिया है, और हमें शरीर प्रतिदिन इसको लेने की आवश्यकता हो जाती है। और व्हाट इज सॉल्युबल विटामिन, या जो जल में ये घुलनशील जो विटामिन हैं, मान लीजिए इनकी कमी से भी, हालांकि इन सबके निर्धारित डोजेज होते हैं, लेकिन चिकित्सक अगर कोई आदमी बीमार है तो उसे किस तरह की बीमारी और किस तरह की विटामिन की कमी है, उस हिसाब से वो डोज भी निर्धारित डोज देते हैं। लेकिन जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें एक निर्धारित मात्रा में जो डोज लेनी चाहिए वो भी रिकमेंडेड WHO के द्वारा किया गया है। तो विटामिन B1 अगर आप देखते हैं तो विटामिन B1 1 से 2 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। अगर विटामिन B1 की कमी होगी शरीर में तो बेरी बेरी नाम की बीमारी हो सकती है। ये बेरी बेरी की नाम की बीमारी हार्ट से रिलेटेड है और रक्त संचार से रिलेटेड होता है। अगर हम B2 की कमी हो जाती है तो हमारी त्वचा पर दुष्प्रभाव पड़ता है, और साथ में गले में खराश हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, और खुजली यानी इचिंग भी हो सकता है। तीसरे प्रकार का जो विटामिन बी है वो है विटामिन B3। अगर विटामिन B3 दिए तो आप याददाश्त कमजोर हो सकती है। अगर विटामिन B3 की समुचित मात्रा हम ना लें तो हमारा त्वचा में स्केली हो सकता है, उसमें परतें आ जाती हैं। अगर हम मान लीजिए विटामिन B5 नहीं लेते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी, हमें एनीमिया की शिकायत हो सकती है, जिसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। ये नॉर्मली इसकी कमी से होता है। अगर विटामिन B6 आपने देखा होगा राइबोफ्लेविन के नाम से आता है, जो कि विटामिन B6 का भी प्रयोग इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी किया जाता है, क्योंकि विटामिन B6 जो है ये आपके इम्यूनिटी के लिए काफ़ी आवश्यक है। विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं, आपने आयरन के बहुत सारे सिरप में देखा होगा, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स में भी देखा होगा, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है। ये हमारे किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? लाल रक्त कण यानी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, और लाल रक्त कण की सामान्य अवस्था में विकसित हो सके, यानी उनका नॉर्मल डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए इसको दिया जाता है। और फिर अंतिम प्रकार का जो मैंने मतलब 8वां जो समूह मैंने बताया उसे B7 के नाम से जानते हैं, जिसे बायोटिन भी कहते हैं। और बायोटिन जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में भ्रूण के विकास के लिए साथ में कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। इससे बाल काफ़ी घने, चमकीले, मजबूत होते हैं, और नाखूनें भी बहुत स्वस्थ रहती हैं, स्किन में ग्लेज आता है। तो आपने जैसा कि देखा कि ये सारे विटामिन्स हमारे और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब है कि अगर कभी आपने विटामिन वाटर सॉल्युबल यानी जो जल में घुलनशील है उस विटामिन, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, किसी वजह से अगर ज़्यादा भी मात्रा में शरीर में हो जाती है तो वो मूत्र के मार्ग से निकल जाती है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं, वो हमारे शरीर में काफ़ी दिनों तक स्टोर्ड रहते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि आखिर उनके क्या क्या रोल है। अब हम आते हैं कि ये इतने सारे जो विटामिन और मिनरल्स जो आपने समझने या जानने या आप पहले से जानते भी होंगे कि कोशिश की है तो प्रकृति ने हमें दिया है भोजन के रूप में, लेकिन क्या हम समुचित भोजन ले पाते हैं? क्या हम संपूर्ण अनाज ले पाते हैं? अगर हम संपूर्ण ग्रेन्स क्या हम खा पाते हैं? हरी सब्जियां खा पाते हैं? हम सलाद संपूर्ण भरपूर मात्रा में लेते हैं? क्या ड्राई फ्रूट्स खाते हैं? क्या फल हम समुचित मात्रा में रोज उपयोग करते हैं? अगर हम नहीं करते हैं तो कहाँ से हमें मिल पाएगी? ये सारी चीज़ें तो नेचुरल डाइट्स हैं। उसके अलावा हमारी लाइफ स्टाइल, हम भाग दौड़ की जिंदगी में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि समय पर हम कुछ भी नहीं खाते। हमारे इर्द गिर्द फलों की दुकान है, फल की दुकान है, सब चीज़ें हैं, लेकिन हम समय पर खा नहीं पाते हैं।
वातावरण इतना पॉल्यूटेड है, चारों बगल धुआं, स्मोक, इंडस्ट्रीज। हमारे शरीर के अंदर लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत महंगे प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम समुचित भोजन, जिसमें ये सारे विटामिन्स, मिनरल्स या एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल हैं, वो हम नहीं ले पा रहे हैं।